नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शनि हिंदी कहानियां में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा उपन्यास मंगलसूत्र। यदि आपने इसके पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले उन्हें जरूर सुन के आए, उसके बाद ही अगले भाग की ओर बढ़े। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि मिस सिन्हा उन आदमियों में हैं जिनका आदर इसलिए होता है कि लोग उनसे डरते हैं। उन्हें देखकर सभी आदमी आइए आइए करते हैं, लेकिन उनके पीठ फेरते ही कहते हैं बड़ा ही मूजी आदमी है, इसके कांटे का मंत्र नहीं। उनका पेशा है मुकदमे बनाना। जैसे कवि एक कल्पना पर पूरा काव्य लिख डालता है, उसी तरह सिन्हा साहब भी कल्पना पर मुकदमों की सृष्टि कर डालते हैं। न जाने वह कवि क्यों नहीं हुए, मगर कवि होकर वह साहित्य की चाहे जितनी वृद्धि कर सकते, अपना कुछ उपकार न कर सकते। कानून की उपासना करके उन्हें सभी सिद्धियां मिल गई थीं। शानदार बंगले में रहते थे, बड़े बड़े रईसों और हुक्काम से दोस्ताना था, प्रतिष्ठा भी थी, रोब भी था। कलम में ऐसा जादू था कि मुकदमे में जान डाल देते। ऐसे ऐसे प्रसंग सोच निकालते, ऐसे ऐसे चरित्रों की रचना करते कि कल्पना सजीव हो जाती थी। बड़े बड़े घाघ जज भी उसकी तह तक न पहुंच सकते। सब कुछ इतना स्वाभाविक, इतना संबद्ध होता था कि उस पर मिथ्या का भ्रम तक न हो सकता था। वह संत कुमार के साथ के पढ़े हुए थे, दोनों में गहरी दोस्ती थी। संत कुमार के मन में एक भावना उठी और सिन्हा ने उसमें रंगरूप भर कर जीता जागता पुतला खड़ा कर दिया और आज मुकदमा दायर करने का निश्चय किया जा रहा है। 9 बजे होंगे। वकील और मुवक्किल कचहरी जाने की तैयारी कर रहे हैं। सिन्हा अपने सजे कमरे में मेज पर टांग फैलाए लेटे हुए हैं। गोरे चिट्टे आदमी, ऊंचा कद, एकहरा बदन, बड़े बड़े बाल पीछे को कंघी से ऐंचे हुए, मूछें साफ, आँखों पर ऐनक, ओठों पर सिगार, चेहरे पर प्रतिभा का प्रकाश, आँखों में अभिमान, ऐसा जान पड़ता है कोई बड़ा रईस है। संत कुमार नीची अचकन पहने, फेल्ट कैप लगाए कुछ चिंतित से बैठे हैं। सिन्हा ने आश्वासन दिया, तुम नाहक डरते हो, मैं कहता हूँ हमारी फतेह है। ऐसी सैकड़ों नजीरें मौजूद हैं जिसमें बेटों पोतों ने बैनामे मंसूख कराए हैं। पक्की शहादत चाहिए और उसे जमा करना बाएं हाथ का खेल है। संत कुमार ने दुविधा में पड़कर कहा, लेकिन फादर को भी तो राजी करना होगा, उनकी इच्छा के बिना तो कुछ न हो सकेगा। उन्हें सीधा करना तुम्हारा काम है, लेकिन उनका सीधा होना मुश्किल है। तो उन्हें भी गोली मारो, हम साबित करेंगे कि उनके दिमाग में खलल है। यह साबित करना आसान नहीं है। जिसने बड़ी बड़ी किताबें लिख डाली, जो सभ्य समाज का नेता समझा जाता है, जिसकी अक्लमंदी को सारा शहर मानता है, उसे दीवाना कैसे साबित करोगे? सिन्हा ने विश्वासपूर्ण भाव से कहा, यह सब मैं देख लूंगा। किताब लिखना और बात है, होश-हवास का ठीके रहना और बात। मैं तो कहता हूँ जितने लेखक हैं सभी सनकी हैं, पूरे पागल जो महज वाह-वाह के लिए यह पेशा मोल लेते हैं। अगर यह लोग अपने होश में हों तो किताबें न लिखकर दलाली करें या खोंचे लगाएं। यहाँ कुछ तो मेहनत का मुआवजा मिलेगा। पुस्तकें लिखकर तो बदहजमी, अनिद्रा, तपेदिक ही हाथ लगता है। रुपए का जुगाड़ तुम करते जाओ, बाकी सारा काम मुझ पर छोड़ दो। और हाँ, आज शाम को क्लब में जरूर आना। अभी से कैंपेन मुहासिरा शुरू देना चाहिए। टिब्बी पर डोरे डालना शुरू करो। यह समझ लो वह सब जज साहब की अकेली लड़की है और उस पर अपना रंग जमा दो तो तुम्हारी गोटी लाल है। सब जज साहब टिब्बी की बात कभी नहीं टाल सकते। मैं यह मरहला करने में तुमसे ज्यादा कुशल हूँ, मगर मैं एक खून के मामले में पैरवी कर रहा हूँ और सिविल सर्जन मिस्टर कामत की वह पीले मुंह वाली छोकरी आजकल मेरी प्रेमिका है।
सिविल सर्जन मेरी इतनी आवभगत करते हैं कि कुछ न पूछो। उस चुड़ैल से शादी करने पर आज तक कोई राजी न हुआ। इतने मोटे ओठ हैं और सीना तो जैसे झुका हुआ साइबान हो। फिर भी आपको दावा है कि मुझसे ज्यादा रूपवती संसार में न होगी। औरतों को अपने रूप का घमंड कैसे हो जाता है, यह मैं आज तक न समझ सका। जो रूपवान है वह घमंड करे तो वाजिब है, लेकिन जिसकी सूरत देखकर क्या आए वह कैसे अपने को अप्सरा समझ लेती है। उसके पीछे पीछे घूमते और आशिकी करते जी तो जलता है, मगर गहरी रकम हाथ लगने वाली है, कुछ तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। तिब्बी तो सचमुच अप्सरा है और चंचल भी, जरा मुश्किल से काबू में आएगी। अपनी सारी कला खर्च करनी पड़ेगी। यह कला मैं खूब सीख चुका हूँ। तो आज शाम को आना क्लब में। जरूर आऊंगा। रुपए का प्रबंध भी करना। वह तो करना ही पड़ेगा। इस तरह संत कुमार और सिन्हा दोनों ने मुहासिरा डालना शुरू किया। संत कुमार न लंपट था न रसिक, मगर अभिनय करना जानता था। रूपवान भी था, जबान का मीठा भी, दोहरा शरीर, हंसमुख और जहीन चेहरा, गोरा चिट्टा। जब सूट पहनकर छड़ी घुमाता हुआ निकलता तो आंखों में खुब जाता था। टेनिस, ब्रिज आदि फैशनेबल खेलों में निपुण था ही। तिब्बी से राहर्सन पैदा करने में उसे देर न लगी। तिब्बी यूनिवर्सिटी के पहले साल में थी, बहुत ही तेज, बहुत ही मगरूर, बड़ी हाजिर जवाब। उसे स्वाध्याय का शौक न था, बहुत थोड़ा पढ़ती थी, मगर संसार की गति से वाकिफ थी और अपनी ऊपरी जानकारी को विद्वत्ता का रूप देना जानती थी। कोई विषय उठाइए, चाहे वह घोर विज्ञान ही क्यों न हो, उस पर भी वह कुछ न कुछ आलोचना कर सकती थी। कोई मौलिक बात कहने का उसे शौक था और प्रांजल भाषा में मिजाज में नफासत इतनी थी कि सलीके या तमीज की जरा भी कमी उसे असह्य थी। उसके यहाँ कोई नौकर या नौकरानी न ठहरने पाती थी। दूसरों पर कड़ी आलोचना करने में उसे आनंद आता था और उसकी निगाह इतनी तेज थी कि किसी स्त्री या पुरुष में जरा भी कुरुचि या भोंडापन देखकर वह भौहों से या ओठों से अपना मनोभाव प्रकट कर देती थी। महिलाओं के समाज में उसकी निगाह उनके वस्त्राभूषण पर रहती थी और पुरुष समाज में उनकी मनोवृत्ति की ओर। उसे अपने अद्वितीय रूपलावण्य का ज्ञान था और वह अच्छे से पहनावे से उसे और भी चमकाती थी। जेवरों से उसे विशेष रुचि न थी, यद्यपि अपने सिंगारदान में उन्हें चमकते देखकर उसे हर्ष होता था। दिन में कितनी ही बार वह नए नए रूप धरती थी। कभी बैतालियों का भेष धारण कर लेती थी, कभी गुजरियों का, कभी स्कर्ट और मोजे पहन लेती थी, मगर उसके मन में पुरुषों को आकर्षित करने का जरा भी भाव न था। वह स्वयं अपने रूप में मग्न थी, मगर इसके साथ ही वह सरल न थी और युवकों के मुख से अनुराग भरी बातें सुनकर वह वैसी ही ठंडी ही रहती थी। इस व्यापार में साधारण रूप प्रशंसा के सिवा उसके लिए और कोई महत्व न था और युवक किसी तरह प्रोत्साहन न पाकर निराश हो जाते थे, मगर संत कुमार की रसिकता में उसे अंतः ज्ञान से कुछ रहस्य, कुछ कुशलता का आभास मिला। अन्य युवकों में उसने जो असंयम, जो उग्रता, जो विह्वलता देखी थी उसका यहाँ नाम भी न था। संत कुमार के प्रत्येक व्यवहार में संयम था, विधान था, सचेतता थी। इसलिए वह उनसे सतर्क रहती थी और उनके मनोरहस्यों को पढ़ने की चेष्टा करती थी। संत कुमार का संयम और विचारशीलता ही उसे अपनी जटिलता के कारण अपनी ओर खींचती थी। संत कुमार ने उसके सामने अपने को अनमेल विवाह के एक शिकार के रूप में पेश किया था और उसे उनसे कुछ हमदर्दी हो गई थी। पुष्पा के रंगरूप की उन्होंने इतनी प्रशंसा की थी जितनी उनको अपने मतलब के लिए जरूरी मालूम हुई, मगर जिसका तिब्बी से कोई मुकाबला न था। उसने केवल पुष्पा के फुहड़पन, बेवकूफी, असहृदयता और निष्ठुरता की शिकायत की थी और तिब्बी पर इतना प्रभाव जमा लिया था कि वह पुष्पा को देख पाती तो संत कुमार का पक्ष लेकर उससे लड़ती।
एक दिन उसने संत कुमार से कहा, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? संत कुमार ने हसरत के साथ कहा, छोड़ कैसे दूं मिस त्रिवेणी, समाज में रहकर समाज के कानून तो मानने ही पड़ेंगे। फिर पुष्पा का इसमें क्या कसूर है? उसने तो अपने आप को नहीं बनाया, ईश्वर ने या संस्कारों ने या परिस्थितियों ने जैसा बनाया वैसी बन गई। मुझे ऐसे आदमियों से जरा भी सहानुभूति नहीं जो ढोल को इसलिए पीटें कि वह गले पड़ गई है। मैं चाहती हूँ वह ढोल को गले से निकालकर किसी खंडक में फेंक दें। मेरा बस चले तो मैं खुद उसे निकालकर फेंक दूं। संत कुमार ने अपना जादू चलते हुए देखकर मन में प्रसन्न होकर कहा, लेकिन उसकी क्या हालत होगी यह तो सोचो। तिब्बी अधीर होकर बोली, तुम्हें यह सोचने की जरूरत ही क्या है? अपने घर चली जाएगी या कोई काम करने लगेगी या अपने स्वभाव के किसी आदमी से विवाह कर लेगी। संत कुमार ने कह कहा मारा, तिब्बी यथार्थ और कल्पना में भेद भी नहीं समझती, कितनी भोली है। फिर उदारता के भाव से बोले, यह बड़ा टेढ़ा सवाल है कुमारी जी। समाज की नीति कहती है कि चाहे पुष्पा को देखकर रोज मेरा खून ही क्यों न जलता रहे और एक दिन मैं इसी शोक में अपना गला क्यों न काट लूं, लेकिन उससे कुछ नहीं हो सकता, छोड़ना तो असंभव है। केवल एक ही ऐसा आक्षेप है जिस पर मैं उसे छोड़ सकता हूँ, यानी उसकी बेवफाई। लेकिन पुष्पा में और चाहे जितने दोष हो यह दोष नहीं है। संध्या हो गई थी। तिब्बी ने नौकर को बुलाकर बाग में गोल चबूतरे पर कुर्सियां रखने को कहा और बाहर निकल आई। नौकर ने कुर्सियां निकाल कर रख दी और मानो यह काम समाप्त करके जाने को हुआ। तिब्बी ने डांट कर कहा, कुर्सियां साफ क्यों नहीं की? देखता नहीं उन पर कितनी गर्द पड़ी हुई है। मैं तुझसे कितनी बार कह चुकी, मगर तुझे याद ही नहीं रहती। बिना जुर्माना किए तुझे याद न आएगी। नौकर ने कुर्सियां पोंछ कर साफ कर दी और फिर जाने को हुआ। तिब्बी ने फिर डांटा, तू बार बार भागता क्यों है? मेजें रख दी, टी टेबल क्यों नहीं लाया? चाय क्या तेरे सिर पर पिएंगे? उसने बूढ़े नौकर के दोनों कान गरमा दिए और धक्का देकर बोली, बिल्कुल गावदी है, निरापोंगा, जैसे दिमाग में गोबर भरा हुआ है। बूढ़ा नौकर बहुत दिनों का था। स्वामिनी उसे बहुत मानती थीं। उनके देहांत होने के बाद उसे कोई विशेष प्रलोभन न था, क्योंकि इससे 1-2 रुपया ज्यादा वेतन पर उसे नौकरी मिल सकती थी, पर स्वामिनी के प्रति उसे जो श्रद्धा थी वह उसे इस घर से बांधे हुए थी। अब कहानी में आगे क्या होता है यह जानने के लिए जुड़े रहिए शनि हिंदी कहानियाँ के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए शनि हिंदी कहानियाँ की अन्य कहानियाँ, और यदि कहानी पसंद आई हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ। मिलते हैं अगले कहानी में। धन्यवाद।